अभी नहीं हुआ? चलो, काफ़ी मशक्क़त के बाद, जद्दोजहद के बाद, है ना, लेकिन है अभी रिस्क ही, समझ रहे हो, थोड़ा इधर उधर हिला कि गया। तो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में क्या, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स में रजनी कोठारी के हिसाब से आपने समझा कल कि 3 प्रकार उन्होंने बताए जाति के, कौन कौन से, द सेकुलर एस्पेक्ट, इंटीग्रेशन एस्पेक्ट एंड कॉन्शियसनेस एस्पेक्ट, है ना। तीनों पढ़ के आए हो आज कि सेकुलर एस्पेक्ट क्या है, कल मैंने आपको बताया भी था। फिर दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन एस्पेक्ट, एकीकरण की भावना जातियों के अंदर कैसी होती है, पहला बताया था सिर्फ सेकुलर वाला। हाँ, आज दूसरा बता देंगे, एकीकरण की भावना कैसे होती है जातियों में, जातियाँ कैसे जोड़ने का काम करती हैं समाज को और लोगों को। और तीसरा था क्या, कॉन्शियसनेस एस्पेक्ट, चेतना के लेवल पे कैसे कुछ जातियाँ अपने आप को उच्च समझती हैं तो उनका समाज में अलग लेवल का सम्मान है, कुछ जातियाँ अपने आप को निम्न समझती हैं या समाज उनको निम्न समझता है तो उनका अलग लेवल का एस्पेक्ट है। और इसके बाद क्या होता है, अलग अलग जातियाँ जो हमारे इतिहास में कुछ महापुरुष रहे हैं, महान पर्सनालिटी रही हैं, उनसे अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करती हैं, है ना। और क्या होता है, जो तथाकथित उच्च जातियाँ हैं उनके रीति रिवाजों को, उनके रहन सहन को तथाकथित जो निम्न जातियाँ हैं वो फॉलो करने का प्रयत्न करती हैं और फॉलो करती हैं, है ना। जैसे समाज में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय जो हैं इनके चीज़ों को फॉलो करने का काम करती हैं बाकी जातियाँ, ठीक है। और इस हिंदू धर्म में तो समझो जातियाँ हैं ही, इस्लाम भी जातियों से अछूता नहीं है, इस्लाम धर्म में भी जातियाँ हैं, उसमें भी कुछ जातियाँ उच्च हैं कुछ निम्न हैं, जैसे अशराफ, अजलाफ, पसमानदा, है ना। अब ये पसमानदा क्या है, ये जैसे हमारे यहाँ एक तरह से बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है ना कि सारी जो जातियों को नहीं मानते, जो छुआछूत को नहीं मानते, ऐसे ही इस्लामों में एक पसमानदा जाति है एक तरह से जो तथाकथित निम्न जाति कही जाती है। जो उच्च जातियाँ हैं मुसलमानों की, वो उनके यहाँ खाना नहीं खाएंगी, पानी नहीं पिएंगी, शादी नहीं करेंगी, लेकिन इस्लाम में भी है। और लेकिन आप बाहर से दिखता है कि नहीं इस्लाम में जातिवाद नहीं है, लेकिन जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ भी है, सब जगह कुछ न कुछ जातिवाद का अंश है, ठीक है। तो आज हम कहाँ तक हमने आपको लिखा दिया था, उदाहरण के लिए बिहार में नीची जातियों के बीच सत्ता प्राप्ति का संघर्ष अनवरत रूप से चलता रहता है। हाँ, ठीक। मतलब आपने देखा है कि लगातार जैसे जैसे जातियों में राजनीति को लेके कॉन्शियसनेस बढ़ा है, राजनीतिक चेतना बढ़ी है, संघर्ष भी बढ़ा है। जैसे बिहार में आपने देखा, ठीक है, महाराष्ट्र में आप देखो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणवादी जातियाँ जो उनके बीच लगातार सत्ता का संघर्ष चल रहा है। राजस्थान में देखो राजपूत और जाटों के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा है, ठीक है। हरियाणा में देखो आप गैर यादव और गैर यादव के बीच में लगातार जाति का संघर्ष चल रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में देख लो, केरला में देख लो, सब जगह नायर और इजावा जाति आपने सुना होगा, सुना है ना, साउथ की तरफ केरला में। और ऐसे ही रेड्डी जातियाँ जो आंध्र प्रदेश में हैं, है ना। यहाँ पे सब राज्यों में जो उच्च जातियाँ हैं, निम्न जातियों, इनके बीच राजनीतिक संघर्ष लगातार चल रहा है। और जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा है उसका प्रभुत्व राजनीति में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो राजनीतिक कॉन्शियसनेस है ये अंग्रेज़ों के टाइम से ही शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों ने जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको एक तरह से रिजर्वेशन या उनको बहुत सारी चीज़ों में प्रेफरेंस देना शुरू कर दिए थे, समझ रहे हो। तभी से उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस आने लगी थी कि हम भी सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, हम भी सत्ता में आ सकते हैं और अपने अधिकारों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो पहले अधिकार नहीं होते थे उनको। पहले कुछ जातियों के बहुत प्रभुत्व थे, जैसे ब्राह्मणों का बड़ा प्रभुत्व था, क्षत्रियों का बड़ा प्रभुत्व था। वर्णा सिस्टम तो आपने पढ़ा है ना, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये बनाया गया था एक्चुअल में कर्म के आधार पे, समझ रहे हो, वंश के आधार पे नहीं बनाया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों जो वर्णा सिस्टम बनाए गए थे कर्म के आधार पे कि जो जैसा काम करेगा उस वर्ण में आएगा। ब्राह्मण के घर भी शूद्र पैदा हो सकता था। शूद्र, अब शूद्र से आप लोग समझते तो लगता है बहुत निकृष्ट, निम्न, है ना, ऐसा कोई दिमाग में आता है, लेकिन शूद्र बस एक कैटेगरी है। जैसे एक कैटेगरी ब्राह्मण है, जैसे एक कैटेगरी क्षत्रिय है, वैसे एक कैटेगरी शूद्र है और वैश्य है, ठीक है। अब जो ब्राह्मण है वो क्या काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई का, पूजा पाठ का, है ना, धार्मिक कर्मकांडों का, वो ब्राह्मण कहलाए। जो शासन प्रशासन का काम किए, सैनिक का काम किए, वो क्षत्रिय कहलाए। जो व्यापार का काम किए वो वैश्य कहलाए। और जो इनकी सेवा में लगे रहे वो शूद्र कहलाए, ठीक है। तो उसी से आगे चल के अलग अलग जातियों का विकास हुआ। तो इसमें लिखो आप दूसरा आज क्या लिखोगे,
जाति व्यवस्था का एकीकरण रूप, हेडिंग डालो, जाति व्यवस्था का एकीकरण रूप, जाति व्यवस्था का एकीकरण रूप, एकीकरण रूप, ठीक है। इसमें लिखो, जाति का एक महत्वपूर्ण काम समाज को बांधने का होता है या व्यक्ति को बांधने का होता है। व्यक्ति क्या? व्यक्ति को समाज से बांधता है, व्यक्ति को समाज से कनेक्ट करता है। जाति का एक महत्वपूर्ण काम व्यक्ति को समाज से बांधने का होता है। जाति प्रथा जन्म के साथ ही, जाति प्रथा जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान फिक्स कर देती है या नियत कर देती है कि जैसे ये इस जाति का आदमी है तो ये, पहले ऐसा होता था कि ये यही काम करेगा, इस जाति में पैदा हुआ। तो हमारे यहाँ आपने देखा है कि जातियों को काम के आधार पर डिवाइड किया गया था। जैसे देखा है ना, जैसे जो नाई जाति में पैदा हुआ वो बाल काटने का काम करेंगे, जो लोहार जाति में पैदा हुआ वो लोहे का काम करेंगे। अलग अलग जातियाँ होती थी, है ना, काम के आधार पे। तो जातियों को पैदा होते ही, मतलब व्यक्ति को पैदा होते ही क्या होती थी, उसके फिक्स कर दी जाती थी कि अब वो यही काम करेगा। आगे लिखो इसमें, जाति के आधार पर ही उस व्यक्ति का व्यवसाय और आर्थिक भूमिका सुनिश्चित होती थी। जाति के आधार पर ही उस व्यक्ति का व्यवसाय और आर्थिक भूमिका निश्चित होती थी, निश्चित की जाती थी। कुछ हद तक आज भी चल रहा है, लेकिन सिर्फ गांवों में, ठीक है। शहरों में सिस्टम टूट चुका है, अभी भी चलता है कि नहीं? आपने देखा है कुछ जाति, जो जातियां हैं वो अपने पुश्तैनी कामों को करती आ रही हैं पहले से ही। बहुत सारे लोग इसके पीछे, आज जो रोजगार की समस्या है ना, अच्छा देखो, गांधी जी बड़ा समर्थन करते थे इन चीज़ों का, समझ रहे हो? गांधी जी जो वर्णा सिस्टम है ना, उसका बड़ा समर्थन करते थे। इस बात को लेकर बहुत लोग गांधी जी की बड़ी आलोचना करते हैं कि गांधी जी इतने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के आदमी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। लेकिन गांधी जी ने जिस वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था वह कर्म के आधार वाली वर्ण व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि अगर ये वर्ण व्यवस्था चलती रहेगी कर्म के आधार पे तो रोजगार की समस्या नहीं होगी। आज ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर बच्चे, मॉडर्न बच्चे अपने पिताजी के कामों को नहीं करना चाहते। पिताजी या उनके पूर्वज जिस काम में लगे हुए थे वो चाहते हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे। समझ रहे हो? अब ये उनको राइट्स है, उनको अधिकार है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आर्टिकल 16 है आपके पास, आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए बहुत सारी उससे समस्याएं भी पैदा हुई हैं। जो वर्णा सिस्टम बनाया गया था, इसके समर्थक ये मानते हैं कि बहुत ही साइंटिफिक था, बड़े ही साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ें डिजाइन की गई थी। समझ रहे हो? जैसे जो कुछ कल्चरल एस्पेक्ट है हमारा, सांस्कृतिक, जैसे विवाह का, शादी का कॉन्सेप्ट है। शादी का कॉन्सेप्ट हिंदू कल्चर में ये था कि माता की तरफ से 3 या 4 वंश और पिता की तरफ से 5 या 6 वंश के अंदर शादी नहीं होती थी। हमारी पीढ़ी, मतलब माता की तरफ से 2-3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 4-5 पीढ़ी, उसके अगर उसके अंदर है, मतलब लोग अपने परिवार में शादी ब्याह नहीं करते थे। देखा है ना आपने कि चाचा की लड़की, मामा की लड़की, ये सब शादी नहीं होता था। लेकिन कुछ जगह होता है, ऐसा नहीं सब जगह होता, कुछ जगह होता है। लेकिन खासकर ये जो थोड़ा सा यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ देखोगे, यहाँ ऐसा नहीं होता था। अब इसके पीछे भी लोग अलग अलग साइंटिफिक कारण देते हैं। क्या कारण देते हैं? कि शादी का मेन मकसद या विवाह का मेन उद्देश्य होता क्या है? वंश वृद्धि, है ना, संतानोत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति करो और वंश बढ़ाओ आगे। तो मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आने वाली जनरेशंस आपकी कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी सारी चीज़ों को, जैसे उनका जीन्स कितने स्ट्रांग होंगे, उनमें कितनी विविधता होगी। वो ऐसे होगी कि जब एक तरह से एथनिसिटी का या एक कुल का प्राणी, मेल या फीमेल, किसी दूसरे कुल के, दूर के किसी मेल या फीमेल से जो विवाह या शादी होगी, तो जो उसकी आने वाली संतानें होगी वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी, ज़्यादा इफिशियंट होंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन 11th-12th में, संकरण पढ़ा है? अलग अलग पौधों, अलग अलग जानवरों के बीच में जैसे संकरण करवाते हैं,
है ना। जानवरों के बीच में देखा है ना, गायों के बीच में, भैंसों के बीच में करवाते हैं। सेम प्रथा इंसानों में भी है, समझ रहे हो। तो ये बात आप समझ लो कि अगर आपको अपनी जनरेशन, अपनी संतान ऐसी चाह रही है कि बहुत ही क्रांतिकारी संतान हो हमारी, दुनिया में कुछ अलग कर जाए, तो आपको शादी विवाह अपनी इतनी सिटी से बाहर करनी चाहिए। जैसे अगर आप इंडियन मूल के हैं, भारतीय मूल के हो ना सब लोग, तो आप करो जर्मन मूल की लड़की से शादी या लड़के से शादी, आप करो अमेरिकन मूल के लड़के या लड़की से शादी, समझ रहे हो। तब जब आपकी जो नई जनरेशन्स आएंगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। जैसे वर्तमान समय में इसका बहुत अच्छा उदाहरण देख लो, इलोन मस्क का, समझ रहे हो। इलोन मस्क के फादर अफ्रीकन मूल के, उनकी मदर अमेरिकन मूल की, और लड़का देखो कितना क्रांतिकारी निकला है कि पूरी दुनिया का सबसे बिगेस्ट रिचेस्ट मैन है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है, समझ रहे हो। तो ये सारी अब जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो सब ऐसे उदाहरण देते हैं। हाँ, कौन? इलोन मस्क। बेटा एलोन मस्क के हम मदर और फादर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उन लोगों ने कैसे इंटरकॉन्टिनेंटल शादी किया अपना। और यहाँ क्या होता है कि आपको बगल में ही प्यार हो जाता है, पड़ोस में ही, है ना। आप अपना राज्य नहीं बदल पाते, अपना देश नहीं बदल पाते, अपना समाज नहीं बदल, जाति नहीं बदल पाते। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन आपको ध्यान रखना है आने वाले फ्यूचर में। यस, बगल वाले से भी तो शादी नहीं हो पाता है। हाँ, हो ना हो पाए ना हो पाए अलग बात है, लेकिन रिस्क तो ले ही लेते हैं एक बार, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे लिखो, इसमें क्या लिखोगे? चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लिखो इसमें, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसका अपने समाज में लगाव पैदा ही होता है। मतलब समाज से इंसान जुड़ाव महसूस ही करता है, जाति से जुड़ाव महसूस ही करता है, चाहे कितना भी ऊंचे पदों पर चला जाए, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ मात्रा में उसका उसकी जाति के साथ, उसका उसके समाज के साथ जुड़ाव रहता ही है। आपने ऐसा महसूस किया है? जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री भारत का एक तरह से कह लो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति के बाद, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कहते हैं कि हम ओबीसी वर्ग से आते हैं, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से उनका जुड़ाव। अब हाँ, गुजरात से उनका अलग जुड़ाव, मोदी से उनका अलग जुड़ाव, मोदी सरनेम वालों से। जैसे अभी एक केस हो गया था राहुल गांधी की, जिसमें सदस्यता चली गई। राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दे दिया था? राहुल गांधी ने ये कहा कि जितने मोदी हैं वो सारे चोर ही क्यों हैं, समझ रहे हो। अब वो कह रहे थे ललित मोदी को लेके। ललित मोदी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसने आईपीएल की शुरुआत की। आईपीएल देखते हो आप लोग? आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इसको बनाने में, भारतीय क्रिकेट को बहुत ऊंचा उठाने में ललित मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ललित मोदी के ऊपर करप्शन का आरोप लगा कि कई हजार करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भाग गया है इंडिया से। अब भारत सरकार उसको वापस ला नहीं पाई, तो राहुल गांधी ने उसी की थोड़ा मौज ले ली कि क्योंकि एक्चुअल में विपक्ष के नेता हैं तो वो सरकार पे क्वेश्चन उठाएंगे ही। तो अब इसी बात पे अफेंड होके गुजरात के एक विधायक ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका लगा दी कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है, समझ रहे हो। और ये बात कोर्ट में प्रूव भी हो गई। यस, जब कोर्ट में प्रूफ हो गई तो कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुना दी। अब भारतीय संविधान में एक कानून बना हुआ है ऐसा कि जिस भी व्यक्ति को 2 साल या उससे ऊपर की सजा हो जाए उसकी संसद सदस्यता खत्म हो जाती है। उसकी सदस्यता खत्म हो गई राहुल गांधी की। फिर बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाया और उनकी फिर से बहाल हो गए, अब फिर से पार्लियामेंट में बैठने लगे हैं, ठीक है। तो ये मामला था। तो जाति से जुड़ाव यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं जाति से, समाज से, अपने समुदाय से जुड़ाव होता ही है, आप कितने भी उच्च पदों पर चले जाओ, ठीक है। आगे लिखो इसमें क्या लिखा आपने? लगाव पैदा हो जाता है तथा जाति के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ने लगती है, तथा जाति के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ने लगती है। और यही निष्ठा आगे चलकर लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी पैदा हो जाती है। लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी पैदा हो जाती है।
ठीक है, आगे चलकर लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी पैदा हो जाती है। अगली लाइन लिखो कि लोकतंत्र के अंदर विभिन्न जातीय समूहों में शक्ति के लिए प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। लोकतंत्र के अंदर विभिन्न जातीय समूहों में शक्ति के लिए प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। आपने देखा होगा अलग अलग जातियों के बीच। अब गांव में प्रधान कौन बनेगा? जिस जाति के लोग सबसे ज़्यादा होंगे, जिस जाति के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावी होंगे, ज़्यादातर मामलों में वही गांव में प्रधान बनेंगे। विधायक कौन बनेगा? उस एरिया में जिस जाति के लोग, जिस धर्म के लोग, जिस संप्रदाय के लोग ज़्यादा होंगे, ज़्यादातर। ठीक है, कुछ मामलों में ये चीज़ें नहीं भी होती हैं, उल्टी भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब पार्टी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, लेकिन पार्टियां भी टिकट ऐसा ही देती हैं कि हमेशा जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख के ही देती हैं, ऐसे नहीं दे देती। अगर इस एरिया से किसी एमएलए को चुनाव लड़ाना है तो जब पहले पार्टियां देखेंगी कि किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, उसी जाति से किसी न किसी व्यक्ति को उठाएंगे और उसी को टिकट दे देंगे। इससे क्या होता है? उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखा है ना? हाँ, प्रायिकता तो पढ़ा ही होगा सबने कल समय। ठीक है, अगला हेडिंग डालो अब, जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप। जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप, इसमें लिखो कुछ जातियां अपने आप को उच्च समझती हैं, कुछ जातियां अपने आप को उच्च समझती हैं, इस कारण समाज में उनकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। इस कारण समाज में उनकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। अच्छा, आप लोग कभी जातिवाद का शिकार हुए हो? आए दिन होते रहते हो हैं कि जातिगत भेदभाव हो रहा है, धार्मिक भेदभाव हो रहा है, ऐसे शिकार हुए हो आप? ऐसा महसूस करे हो भेदभाव? हाँ, कैसा लगता है फिर आपको ये भेदभाव देख के? क्या मन में आपके विचार आते हैं जब ऐसे भेदभाव होते हैं कि जातिगत, धार्मिक, सांप्रदायिक, ऐसे? तो क्या विचार आता है आपके मन में? हाँ, बताओ। लगता है ये सारे भेदभाव खत्म हो जाए। तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे खत्म लगने से। आप लोग उसके लिए क्या प्रयास करते हो? कोई प्रयास नहीं? एक स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या प्रयास करना चाहिए कि आने वाले टाइम पे जातिगत भेदभाव खत्म हो जाए? इतना सक्षम बनाना चाहिए, इतना ज़्यादा सक्षम बनाना चाहिए कि जैसे आपने बताया था कि अगर कोई इंसान काबिल है या फिर मतलब वो ऊंचे पद पे है, बड़ा है, तो वो जो कहेगा गलत भी कहेगा तो सोसाइटी को लगेगा कि वो सही कह रहा है। और अगर वो अनएजुकेटेड है या मतलब उस लेवल पे, मतलब अपने आप को ये जो आपका लेवल है यहाँ से उठा लो, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? वो सारी चीज़ें अपने आप कमज़ोर पड़ जाएंगी। इंसान बंधनों में कब तक रहता है? जब तक बंधनों के बीच में है। अगर ऊपर उठ गया उससे, तो उसके लिए वो दूर से देखेगा, अच्छा ये एक कीड़े मकोड़े फंसे हुए हैं, देखो ये ऐसे 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 चल रहा है, वो दूर से देखेगा, है ना? तो आपको इन चीज़ों से ऊपर, इतना आसान नहीं है ऊपर उठाना। जिस समाज में आप रह रहे हो, पहली बात तो वो समाज आपको उठने देगा नहीं, हमेशा टाँग खींचेगा, पकड़ के बांध के रखेगा। ये समाज केकड़ों की तरह होता है। केकड़ा देखा? केकड़ा। एक बार क्या हुआ कि एक पूरी ट्रेन की बोगी में एक बोगी पूरा केकड़ा भर दिए गए, कहीं ले जाया जा रहा था उनको, समझ रहे हो? केकड़ों को कुछ लोग खाते हो पीते हैं ना, तो कहीं ले जाया जा रहा था, चलो इनको खाएंगे पिएंगे बाद में। चीन की बात है, यहाँ की बात नहीं है। अब हुआ क्या कि वो गाड़ी की मतलब भर दिया गया और जो डब्बा था उसका गेट था वो खुला रह गया, भूल गया कोई बंद करना। तो रास्ते में याद आया कि अरे हम तो गेट बंद नहीं किए, सारे केकड़े अब तक भाग गए होंगे। लेकिन बाद में जब जहाँ वो स्टेशन पे गाड़ी रुकी और देखा गया कि एक भी केकड़ा बाहर नहीं गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई केकड़ा बाहर जाने का प्रयास करता, दूसरा उसका टांग पकड़ लेता कि भैया हम नहीं जा रहे हैं तो तुम कहाँ से जा पाओगे। एक भी केकड़ा बाहर नहीं गया। ऐसे ही इंसानी फितरत होती है, इंसानी माइंडसेट होता है कि आप जैसे ही अपना स्टेटस बदलने का प्रयास करोगे, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके समाज, आपके इष्ट मित्र सब आपको खींचेंगे, आगे कैसे जा रहा है ये,
हमारे बीच से आगे निकल जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा, फिर हमको ध्यान ही नहीं देगा हमारे ऊपर। तो समझ रहे हो? तो ये सारी इंसानी फितरत, इंसानी माइंडसेट ऐसे ही होता है। ताकि क्या होता है ना, उनसे मजबूती होती है ना कि हमारे ज़्यादा लोग हैं, हमारे जैसा सोचने वाले, हमारे जैसा रहने वाले, हमारे जैसा खाने पीने वाले, रहन सहन वाले, सब एक बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो मजबूत महसूस करते हैं, इसलिए निकलने नहीं देते किसी को। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे राजा राम मोहन राय का आपने नाम सुना होगा। राजा राम मोहन राय ने एक हिंदू, एक कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ लड़का, जहाँ 3 टाइम पूजा पाठ होता है, ये वो कर्मकांड बहुत सारे। उसने सबसे पहले घर वालों के खिलाफ विद्रोह किया कि मैं नहीं मानता मूर्ति पूजा, मैं नहीं मानता पूजा पाठ, ये सब बकवास है, फालतू चीज़ें हैं, कर्मकांड है। उनको घर से निकाल दिया गया, ये घर में रहने लायक नहीं, निकालो इसको। तो पहला विद्रोह हमेशा कोई इंसान किसके खिलाफ करेगा? अपने खिलाफ, अपने घर वालों के खिलाफ। पहली बात तो आपके अंदर भी 2 विचार उठेंगे। जब आप कुछ बड़ा काम करने जाओगे ना, कुछ अलग करने जाओगे, तो आपके अंदर भी एक डर उठेगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं, आज तक तो कोई नहीं किया, क्या करने की ज़रूरत है ये। हमारे खानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे लिखो, आगे लिखो, आगे क्या है? इस कारण कुछ निम्न समझे जाने वाली जातियां, इस कारण कुछ निम्न समझी जाने वाली जातियां भी अपने आप को उनके साथ जोड़ने का प्रयास करती हैं। इस कारण कुछ निम्न समझे जाने वाली, होता कोई नहीं है निम्न उच्च, ठीक है, सिर्फ समझने का फेर है, माइंडसेट का फेर है बस। आप जो मान लो वही हो, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, दिमाग का खेल है पूरा। तो लिख लिया, इस कारण कुछ निम्न समझे वाली जाने वाली जातियां भी क्या करती हैं? अपने आप को उनसे जोड़ने का प्रयास करती हैं। जैसे क्षत्रिय वर्ण के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, जिसे क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसके कारण देश के अनेक भागों में, उसके कारण देश के अनेक भागों में क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसके कारण देश के अनेक भागों में अनेक जातियों ने इस वर्ण पर अपना दावा किया है, इस वर्ण पर अपना दावा किया है। अब जैसे जब बौद्धिस्ट मूवमेंट आया इंडिया में, बौद्ध धर्म का नाम सुना है ना? बौद्ध धर्म का विकास ही इसीलिए हो पाया भारत में क्योंकि बौद्ध धर्म ने जातिगत विभेदों को ख़त्म कर दिया। बौद्ध धर्म में कोई जातियां नहीं, सब एक समान है। तो अब हिंदू धर्म में बड़ा विभेद है। हिंदू धर्म के वीक होने का, कमज़ोर होने का वजह यही थी कि बहुत ज़्यादा क्या है, भेदभाव है और बड़ा कर्म कांडी एक तरह से धर्म है, बड़ा क्लिष्ट है। तो कुछ लोगों ने जैसे इस हिंदू से अलग होकर बौद्ध धर्म बना लिया, जैन बना लिया, सिख बना लिया। अभी कुछ एक नया धर्म लिंगायत धर्म बनाने की बात चल रही है कर्नाटक में। यस, समझ रहे हो? ये कर्नाटक के लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम लिंगायत हैं। अब लिंगायत क्या होता है? वो शिवलिंग गले में पहन के घूमते हैं। वो सब हैं उसी का पार्ट, लेकिन सब अपनी अपनी आइडेंटिटी, समझ रहे हो? शैव वैष्णव, समझ रहे हो? वो सारी चीज़ें हैं। तो अब जैसे जो बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म के मानने वाले जातियों को नकार दिए, जातियों को नकार दिए, पुराणों को नकार दिए, जो ये देवी देवता होते हैं ना, मूर्ति पूजा, इसको नकार दिए। लेकिन हुआ क्या? सबसे ज़्यादा मूर्ति बाद में बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स ने भगवान बुद्ध की बना दी और बुद्ध को ही भगवान बना दिया। बुद्ध ने अपने आप को जीवित रहते कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, लेकिन बुद्ध के जाने के बाद लोग उनको भगवान बुद्ध बना दिए। गांधी जी को इसी बात का डर था, मैंने आपको एक बार बताया था कि कहीं लोग मुझे भगवान ना समझ लें। समझ रहे हो? जब इंसान किसी को भगवान समझ लेता है ना, तो उसकी कमियों की तरफ ध्यान नहीं देता, सिर्फ उसका अंधभक्त, उसका फॉलोवर बन जाता है कि जो भी किया है सब प्रभु की इच्छा है, प्रभु की माया है। तो वो सबसे खतरनाक होता है। इंसान जानवरों से अलग ही इसीलिए है क्योंकि उसके पास एक लॉजिकल माइंडसेट है। तो हर चीज़ को लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, आगे लिखो इसमें। कहाँ तक लिखा आपने? ठीक है, ठीक। इसमें लिखो सामाजिक व्यवहार में अलग अलग स्तर पर, सामाजिक व्यवहार में अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूप धारण करने के कारण, सामाजिक व्यवहार में अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूप धारण करने के कारण
जाति व्यवस्था में परिवर्तनशीलता आ जाती है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन अलग अलग रूप धारण करने के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तनशीलता आ जाती है। देखो समाज पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का पड़ता है बताओ? समाज पे या किसी व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वर्तमान समय में किस चीज़ का पड़ता है या पड़ रहा है? नए नए ट्रेंड फॉलो करने लगता है इंसान। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है सिनेमा का, पड़ रहा है ना? सिनेमा ने देखो सिनेमा ने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी दी है भारतीय समाज को, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नुकसान भी पहुंचाया है। समझ रहे हो? जैसे बहुत सारे, अब क्या होता है ना, जैसे अभी देखो 2-3 दिन पहले करवा चौथ था ना, एक प्रोग्राम। अब करवा चौथ आजकल पूरे देश में मनाया जाने लगा है ना? अब पूरे देश का त्यौहार थोड़ी ना था, हमारे देश के अलग अलग कोनों में अलग त्यौहार होते रहते हैं, लेकिन सिनेमा की वजह से आपको मूवी में, एपिसोड में, फिल्म में ऐसा दिखाएंगे कि जो महिला करवा चौथ कर रही है और वो तो गजब ही है, तो बस पूरी महिलाएं, भारत की पूरी महिलाएं करवा चौथ करने लगी। वो पंजाब का त्यौहार है छोटा सा, समझ रहे हो? लेकिन ये क्या हो गया, एक पॉपुलर हो गया सिनेमा की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी एक कोने में, किसी एक छोटे से एरिया में होती थी, लेकिन सिनेमा की वजह से पूरे देश में बड़े लेवल पे इम्पैक्ट डालता है। जैसे जाति प्रथा को लेकर देख लो, जब जब कुछ ऐसी प्रोग्रेसिव मूवियाँ बनी है तो समाज में कुछ बड़े एक तरह से माइंडसेट में बदलाव आता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही निगेटिव माइंडसेट वाली मूवियाँ बन रही हैं, है ना, जिसमें वो एक्चुअल चीज़ें, क्योंकि क्या होता है, सबका अपना प्रोपेगेंडा होता है, सबका अपना विचारधारा होती है, वही दिखाना है। समाज में आजकल हिंसा क्यों बढ़ गई है ज़्यादा, रेप मोलेस्टेशन क्यों बढ़ गया ज़्यादा? सिनेमा की वजह से। समझ रहे हो? छोटा बच्चा क्या ही, छोटा बच्चा तो अपने आप को हीरो ही समझता है, जैसा सिनेमा मूवी देखेगा लगेगा अब यही बनना है, ऐसे बनना है ना? हाँ, मुन्ना भैया को देखेगा तो मुन्ना भैया बन जाएगा वो, ठीक है। अब वो मूवी में देख रहा है कि एक लड़का है, लड़की को सीटी मार रहा है, चारों तरफ से घूम रहा है, छन रहा है, अब सोचेगा हम भी ऐसे करेंगे, हम हीरो बन जाएंगे। ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे हो? तो समाज में सबसे ज़्यादा, हालांकि सरकारों को तो रेगुलेट करना चाहिए सिनेमा को कि सिनेमा में क्या दिखाया जाएगा, लेकिन फिर वही है कि आर्टिकल 29 का उल्लंघन हो जाएगा। सिनेमा वाले, जैसे बहुत सारी मूवियों पे प्रतिबंध लगता है ना कि ये मूवी नहीं दिखाई जाएगी, सेंसर बोर्ड है हमारे यहाँ कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ओरिएंटेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस हैं, वो सब कभी कभी रोकने का या काटने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन फिर वो लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, दिस इज द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19, बोलेंगे हमारे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, ये हमको कुछ भी बनाने का, दिखाने का अधिकार है। समझ रहे हो? तो बड़ा इम्पैक्ट होता है सिनेमा का। सिनेमा की वजह से आप लोग तो मूवी देखते हो ना, देखते ही होगे, थिएटर में नहीं जाते होगे तो मोबाइल में देखते होगे, टीवी में देखते होगे, है ना? ठीक है, आगे लिखो इसमें। रजनी कोठारी ने, अगला लिखो, प्रोफेसर रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण की चर्चा करते हुए, रजनी कोठारी का नाम जरूर लिखना, जब कास्ट एंड पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आए रजनी कोठारी का नाम लिख दो 2-4 जगह, ठीक है? प्रोफेसर रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि, क्या कहा है, इससे पुराना समाज नई राजनीतिक व्यवस्था के करीब आ गया है। इससे पुराना समाज नई राजनीतिक व्यवस्था के करीब आ गया है। कैसे? देखो कि जब से जातियों के बीच में राजनीतिक चेतना बढ़ी है ना, बहुत सारे ट्राइबल लोग, बहुत सारे पिछड़े लोग जिनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कोई मतलब नहीं था, अब उनको लगा कि नहीं ये तो बड़े फायदे, जैसे आपका यहाँ का सांसद कौन है? पकौड़ी लाल कोल, हाँ सांसद। अब पकौड़ी लाल के पुरखों को या पकौड़ी लाल को पहले क्या ही मतलब था राजनीति से, समझ रहे हो? वो तो अपना मेहनत करते, मजदूरी करते, खाते कमाते, मौज करते, लेकिन राजनीतिक चेतना की वजह से ही पकौड़ी लाल को लगा करे ये तो बड़ा पद है, सांसद बन गए हम, माननीय सांसद, माननीय सांसद जी हो गए हो। अब अलग अलग जगह पे माननीय सांसद जी को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा। वो पकौड़ी लाल जो कभी ऐसा एज्यूम ही नहीं कर सकते थे
जिनको समाज दूर से भगा देता, भगो तुम साइड हो, पिछड़ी जाति के हो, छुआछूत का भेदभाव का शिकार होता था, आज वो पकौड़ी लाल सबसे बीच में बैठते हैं। सारे सोसाइटी का केंद्र बिंदु वही है, पकौड़ी लाल, पकौड़ी सांसद जी आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, समझ रहे हो। तथा कथित बड़ी बड़ी उच्च जातियों के लोग पकौड़ी लाल की पर छुएंगे, सांसद जी, सांसद जी, सांसद जी, यस। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की वजह से बहुत सारी पिछड़ी जातियाँ जो समाज से बहुत दूर थी, अपना अलग जीवन यापन कर रही थी, जैसे जैसे राजनीतिक चेतना बढ़ी वो समाज के केंद्र में आ गई। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या अच्छी खासी है। बात समझ आ रही है? विधायक है ना कोई गौड़, क्या नाम उसका, हाँ, ये क्या है, ये सब ट्राइब्स हैं, समझ रहे हो। ये SC ST शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, लेकिन आज राजनीति के केंद्र में है। हाँ, आप क्या देखो, इसकी आलोचना करने वाले ये कहेंगे कि इनको बनाने वाले किसी न किसी उच्च जातियों के लोग हैं, इनके पीछे इनका हाथ है, वो किंग मेकर की भूमिका में है। लेकिन बना कौन है उसका भी तो कुछ फर्क पड़ता है, भले कोई बनाने वाला हो, क्या फर्क पड़ता है। आप जिस दिन पद पे बैठेंगे आप एम्पावरमेंट महसूस करेंगे ही, भले आपको कोई बनाया हो, कोई जिताया हो, लेकिन धीरे धीरे एक बार दो बार के बाद अपने अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाती है, फिर आपको कोई नहीं बनाएगा, फिर आप खुद से बनोगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात।